रात की कहानियां हमेशा अंधेरे से नहीं शुरू होती, कई बार वे दिन की आखिरी रोशनी के साथ जन्म लेती हैं। यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अगर तुम्हें सन्नाटा डराता है, खाली इमारतें बेचैन करती हैं और पुराने स्कूलों की दीवारें बोलती हुई लगती हैं, तो इस कहानी को अंत तक सुनना। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में अपना नाम लिख देना। हो सकता है अगली कहानी उसी नाम से शुरू हो। शहर से थोड़ी दूर खेतों और पीपल के पेड़ों के बीच एक पुराना सरकारी स्कूल था। दिन में बच्चों की आवाजों से भरा रहने वाला यह स्कूल शाम ढलते ही बिल्कुल अलग रूप ले लेता था। सूरज के डूबते ही उसकी पीली दीवारें धूसर लगने लगती और लंबा बरामदा किसी थकी हुई परछाई की तरह खींच जाता। उस दिन भी सब कुछ सामान्य ही था। आखिरी घंटी बजी, बच्चे शोर मचाते हुए बाहर निकले, साइकिलें चली, गेट बंद हुआ, लेकिन स्कूल पूरी तरह खाली नहीं हुआ। अमित, रवि और नीरज, तीनों 10वीं कक्षा के छात्र, आज जानबूझकर रुक गए थे। परीक्षा नजदीक थी और विज्ञान की तैयारी के नाम पर उन्होंने चौकीदार से अनुमति लेकर लाइब्रेरी में रुकने का बहाना बनाया था। चौकीदार रामदयाल ने जाते जाते बस इतना कहा था, अंधेरा होने से पहले निकल जाना, स्कूल रात में ठीक नहीं लगता। उसकी आवाज में मजाक नहीं था, लेकिन तीनों ने ध्यान नहीं दिया। दिन में डर नाम की चीज उन्हें कभी छूकर भी नहीं गई थी। लाइब्रेरी स्कूल की सबसे पुरानी जगह थी। ऊंची अलमारियां, धूल भरी किताबें और खिड़कियों पर जमी मोटी जालियां। जैसे जैसे शाम गहराने लगी, बाहर का उजाला खिड़कियों से गायब होता गया। अंदर बल्ब जलाया गया, लेकिन उसकी पीली रोशनी कमरे के हर कोने तक नहीं पहुंच पा रही थी। किताबों के बीच बैठा अमित अचानक बोला, यार, स्कूल खाली होने के बाद अजीब सा लगता है। रवि ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन नीरज चुप रहा। उसे शुरू से ही यह जगह भारी लग रही थी। घड़ी ने 7 बजाए, बाहर हवा चलने लगी और बरामदे में कहीं दूर कोई खिड़की जोर से बज उठी। तीनों एक पल के लिए चुप हो गए। आवाज मामूली थी, लेकिन खाली स्कूल में वह कुछ ज्यादा ही तेज लग रही थी। नीरज उठा और खिड़की से बाहर झांका। सामने पूरा मैदान अंधेरे में डूबा था और स्कूल की दूसरी इमारतें बस काली आकृतियों जैसी दिख रही थीं। तभी उसे लगा जैसे किसी कमरे में हल्की सी रोशनी जली हो, जबकि वह जानता था कि स्कूल में उनके अलावा कोई नहीं था। नीरज ने यह बात बाकी दोनों को नहीं बताई। उसने खुद को समझाया कि शायद आंखों का धोखा हो, लेकिन उसी पल नीचे से सीढ़ियों की तरफ से कदमों की बहुत हल्की आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। अमित और रवि ने भी वह आवाज सुनी। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। ऐसा लगा जैसे स्कूल, जो अभी तक बस एक इमारत था, अब उन्हें देख रहा हो। यहीं से वह रात शुरू हुई। एक ऐसी रात जिसे यह स्कूल सालों से अपने भीतर छुपाए बैठा था। लाइब्रेरी के भीतर अब कोई किताब पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। तीनों की नजरें बार बार दरवाजे पर टिक जाती थीं। नीचे से आई उन हल्की कदमों की आवाज अब थम चुकी थी, लेकिन सन्नाटा पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। अमित ने घड़ी देखी, 7:30 बज चुके थे। उसने धीमी आवाज में कहा, चलो निकल चलते हैं, आज पढ़ाई यहीं तक। रवि ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन नीरज की आंखें अब भी खिड़की से बाहर जमी थीं, जैसे वह कुछ ढूंढ रहा हो। जब वे तीनों लाइब्रेरी से बाहर निकले तो बरामदे की लंबी छाया उन्हें निगलती हुई सी लगी। बल्बों की लाइन में से 2 बल्ब बंद थे और बाकी बल्बों की रोशनी झपक रही थी। स्कूल का मुख्य दरवाजा अभी खुला था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें पुराने विज्ञान ब्लॉक के सामने से होकर जाना था, वही हिस्सा जिसे बच्चे दिन में भी कम ही पसंद करते थे। दीवारों पर नमी के निशान थे और छत से लटकता पंखा बिना बिजली के भी हल्का सा घूम रहा था, जैसे किसी अदृश्य हवा ने उसे धक्का दिया हो। रवि ने हंसी उड़ाने की कोशिश की, देखो, भूत भी पंखा चला रहे हैं। लेकिन उसकी हंसी अधूरी रह गई। उसी पल पीछे से किसी चीज के गिरने की आवाज आई, धप। तीनों पलट गए। बरामदे के आखिरी कोने में रखी एक टूटी कुर्सी जमीन पर पड़ी थी। समस्या यह नहीं थी कि कुर्सी गिरी थी, समस्या यह थी कि वहां हवा भी नहीं थी और न ही कोई इंसान। नीरज का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीरे से कहा, मैंने पहले भी यहाँ कुछ महसूस किया है। अमित ने उसकी तरफ देखा, क्या मतलब? नीरज ने बताया कि कुछ हफ्ते पहले जब वह अकेला प्रैक्टिकल के बाद रुका था, तब उसे इसी ब्लॉक से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी थी। उसने तब ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज वही एहसास लौट आया था। रवि कुछ कहना चाहता था, तभी स्कूल के अंदर कहीं दूर से घंटी जैसी आवाज गूंजी, टिन टिन, जबकि घंटी का स्विच प्रधानाध्यापक के कमरे में बंद रहता था।
अब तीनों ने भागने का फैसला किया। वे तेज कदमों से मुख्य गेट की तरफ बढ़े, लेकिन तभी अचानक बिजली चली गई। पूरा स्कूल अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बाहर की आधी अधूरी चांदनी और दूर खेतों से आती हवा की सिसकती आवाज थी। अमित ने मोबाइल निकाला, टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन झपक कर बंद हो गई। एक एक करके तीनों के मोबाइल बंद हो चुके थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें बेकार कर दिया हो। अंधेरे में उन्हें एहसास हुआ कि वे गलत दिशा में चल रहे हैं। सामने गेट नहीं, बल्कि स्टाफ रूम का बंद दरवाजा था। उसी दरवाजे पर पुराने लाल रंग से कुछ लिखा था, जो दिन में कभी ध्यान नहीं खींचता था। चांदनी में अक्षर साफ दिखने लगे, रात को यहाँ मत रुको। रवि का गला सूख गया। उसने फुसफुसा कर कहा, ये तो पहले कभी नहीं लिखा था। तभी स्टाफ रूम के अंदर से किसी ने कुंडी खींचने की आवाज की। खटाक। तीनों सन्न रह गए। स्कूल अब सिर्फ एक इमारत नहीं रहा था, वह जाग चुका था, और यह तो बस शुरुआत थी। स्टाफ रूम के दरवाजे पर लगी कुंडी अपने आप हिल चुकी थी, लेकिन दरवाजा अब भी बंद था। उस अंधेरे में तीनों की सांसें तेज हो गईं। अमित ने कांपते हाथों से दरवाजे को छुआ। लकड़ी ठंडी थी, असामान्य रूप से ठंडी, जैसे उस पर धूप कभी पड़ी ही न हो। रवि ने धीमी आवाज में कहा, अगर अंदर कोई है तो कोई जवाब दे। उसकी आवाज गूंज बनकर उसी के कानों में लौट आई। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उसी पल फर्श पर पानी की बूंदें टपकने की आवाज सुनाई दी, जबकि बारिश महीनों से नहीं हुई थी। नीरज ने हिम्मत जुटाकर कुंडी को घुमाया। दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। अंदर घुसते ही बदबू का एक तेज झोंका आया, पुरानी फाइलों, सीलन और किसी सड़े हुए चीज की मिली जुली गंध। कमरे में रखी कुर्सियां अपनी जगह से हटी हुई थीं, जैसे किसी ने जल्दबाजी में उन्हें इधर उधर फेंक दिया हो। दीवार पर लगे नोटिस बोर्ड पर अब भी पुराने कागज टंगे थे, लेकिन उन पर लिखी तारीखें बहुत पुरानी थीं, 30 साल से भी ज्यादा पुरानी। अमित ने एक कागज पढ़ा। उस पर लिखा था, रात्रि में विद्यालय में रुकना सख्त मना है। आदेश की अवहेलना करने वालों की जिम्मेदारी स्वयं की होगी। रवि ने चारों तरफ देखा। उसकी नजर एक अलमारी पर अटक गई, जिसका दरवाजा आधा खुला था। अंदर कुछ फाइलें जमीन पर गिरी थीं। उनमें से एक फाइल लाल धागे से बंधी हुई थी। नीरज ने उसे उठाया। फाइल के कवर पर सिर्फ एक नाम लिखा था, विजय मास्टर। जैसे ही नीरज ने फाइल खोली, कमरे की हवा भारी हो गई। कागजों में एक फोटो थी, एक आदमी स्कूल की वर्दी में, आंखें असामान्य रूप से चौड़ी और चेहरा सख्त। नीचे लिखा था कि विजय मास्टर इसी स्कूल में विज्ञान पढ़ाते थे और एक रात अचानक गायब हो गए थे। आखिरी लाइन पढ़कर तीनों का खून जम गया। घटना के बाद विद्यालय में अजीब गतिविधियां शुरू हुई। मामला दबा दिया गया। तभी अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। धमाके की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। अमित ने पलट कर देखा। दरवाजे के पास अब कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के शीशे पर उंगलियों के निशान उभर आए थे, जैसे किसी ने बाहर से जोर से उसे पकड़ने की कोशिश की हो। रवि ने चीख दबाते हुए कहा, हम यहाँ फंस गए हैं। उसी पल कमरे की लाइट एक सेकंड के लिए जल गई। उस रोशनी में उन्होंने जो देखा, वह भूल पाना मुश्किल था। कमरे के कोने में एक परछाई खड़ी थी, लंबी, झुकी हुई, और उसका चेहरा जैसे किसी ने मिटा दिया हो। अगले ही पल लाइट फिर बुझ गई। अंधेरे में किसी ने धीमी, टूटी हुई आवाज में कहा, यहाँ रात में क्यों आए? नीरज के हाथ से फाइल छूटकर जमीन पर गिर गई। तीनों पीछे हटने लगे, लेकिन दीवार आ चुकी थी। स्कूल की दीवारें अब जैसे सांस ले रही थीं। वह आवाज फिर आई, इस बार और पास से। अब निकलना आसान नहीं है। और तभी स्टाफ रूम की अलमारी अपने आप खुल गई। अलमारी अपने आप पूरी तरह खुल चुकी थी। अंदर कोई किताब या फाइल नहीं थी, बल्कि एक संकरा सा रास्ता दिख रहा था, जो नीचे की ओर जाता था। सीढ़ियां पुरानी थीं, उन पर काई जमी हुई थी, और उनसे सीलन की तीखी गंध आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस रास्ते का इस्तेमाल सालों से नहीं हुआ हो, लेकिन फिर भी वहां से किसी के हाल ही में गुजरने के निशान साफ दिख रहे थे। अमित ने कांपती आवाज में कहा, यह तो तहखाने जैसा लग रहा है। नीरज कुछ बोल नहीं पाया, बस टॉर्च को कसकर पकड़ लिया। तीनों ने नीचे उतरने का फैसला किया, क्योंकि ऊपर जाने का हर रास्ता बंद हो चुका था। जैसे जैसे वे सीढ़ियां उतरते गए, ऊपर की दुनिया की आवाजें खत्म होती चली गईं। यहाँ सिर्फ पानी टपकने और किसी के धीरे धीरे चलने जैसी आवाज आ रही थी, जबकि वहां उनके अलावा कोई नहीं होना चाहिए था। दीवारों पर बच्चों की पुरानी ड्राइंग बनी हुई थी, अजीब टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां, जिनकी आंखें बहुत बड़ी थीं और मुंह काले रंग से भरे हुए थे। सीढ़ियों के आखिर में एक बड़ा सा हॉल था।
छत बहुत नीची थी और बीच में एक टूटी हुई कुर्सी पड़ी थी जिस पर जंग लगा हुआ बैग बंधा था। पास ही जमीन पर सूखे खून जैसे काले धब्बे फैले हुए थे। रवि ने धीमे से कहा, यह जगह पढ़ाने की नहीं है। तभी नीरज की टॉर्च की रोशनी दीवार पर लगी एक तख्ती पर पड़ी। उस पर लिखा था, अनुशासन कक्ष। अमित को अचानक कुछ याद आया। उसने हकलाते हुए कहा, मेरे दादाजी बताते थे पुराने समय में इस स्कूल में बच्चों को बहुत सख्त सजा दी जाती थी। कई बार बच्चे बेहोश हो जाते थे। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पीछे से किसी के खांसने की आवाज आई। तीनों एक साथ पलटे। अंधेरे में एक आदमी खड़ा था, उसी फोटो वाला चेहरा, वही सख्त आंखें। विजय मास्टर। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा पीला पड़ चुका था, जैसे शरीर में खून ही न बचा हो। उसने भारी आवाज में कहा, अनुशासन जरूरी था। उसके शब्द दीवारों से टकराकर लौट रहे थे। रवि के पैरों ने साथ छोड़ दिया और वह घुटनों के बल बैठ गया। विजय मास्टर ने धीरे धीरे हाथ उठाया। उस हाथ में एक पुरानी छड़ी थी जो जमीन से टकराते ही गूंज उठी। उसी पल दीवारों पर बनी बच्चों की ड्राइंग हिलने लगी। उनमें से आंखें बाहर निकलने लगी और उन आकृतियों ने कराहना शुरू कर दिया। नीरज चिल्लाया, ये बच्चे हैं, ये सब बच्चे हैं। विजय मास्टर ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, ये यही रह गए। और अब तुम भी। अचानक पूरा हॉल कांपने लगा। छत से मिट्टी गिरने लगी। पीछे की दीवार में एक दरार खुली जिससे ठंडी हवा का तेज झोंका आया। अमित ने चिल्लाकर कहा, वहां वही रास्ता है। लेकिन जैसे ही वे उस ओर भागे, विजय मास्टर की आवाज फिर गूंजी, स्कूल रात में किसी को नहीं छोड़ता। और तभी जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसकने लगी। जमीन अचानक धंस गई और तीनों एक साथ उस दरार में फिसलते चले गए। तेज दर्द के साथ अमित सबसे पहले नीचे गिरा, उसके बाद नीरज और रवि। कुछ सेकंड तक उन्हें समझ ही नहीं आया कि वे जिंदा हैं या नहीं। जब आंखें खुली तो चारों तरफ गुप्त अंधेरा था और हवा में धुएं व सड़े हुए कागज की बदबू भरी हुई थी। दूर कहीं बच्चों के रोने की धीमी आवाजें गूंज रही थीं, जैसे कोई बहुत पुरानी याद फिर से जाग गई हो। नीरज ने कांपते हाथों से टॉर्च जलाए। वे एक लंबे कमरे में थे जिसकी दीवारों पर लकड़ी के तख्त लगे थे। हर तख्त पर बच्चों के नाम खुरचे हुए थे, सैकड़ों नाम। कुछ नामों के पास तारीखें भी थीं और कई जगह नाखूनों के निशान साफ दिख रहे थे। रवि ने एक नाम पढ़ा और उसकी सांस अटक गई। वह नाम उसके अपने पिता का था जो कभी इसी स्कूल में पढ़ते थे और बचपन में अचानक बीमार होकर मर गए थे। अमित का सिर घूमने लगा। उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ स्कूल का तहखाना नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां बच्चों को सुधारने के नाम पर तोड़ा जाता था। कई बच्चे कभी घर वापस नहीं गए। उनकी डर और दर्द से भरी यादें इस जगह में कैद हो गई थीं। तभी पीछे से किसी बच्चे की फुसफुसाती आवाज आई, हमें जाना था, हमें घर जाना था। अंधेरे से एक एक कर कई छोटी छोटी आकृतियां बाहर आने लगीं। उनके चेहरे धुंधले थे लेकिन आंखें बहुत साफ दिख रही थीं, आंखें जिनमें डर, गुस्सा और अधूरापन भरा हुआ था। नीरज ने हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था। बच्चों की परछाइयां धीरे धीरे उनके चारों तरफ गिरने लगीं। ठंड इतनी बढ़ गई कि सांस से भाप निकलने लगी। तभी जोरदार कदमों की आवाज गूंजी। विजय मास्टर फिर सामने था, लेकिन अब वह पहले से भी ज्यादा भयानक लग रहा था। उसके पीछे बच्चों की परछाइयां खड़ी थीं, जैसे उसके आदेश का इंतजार कर रही हों। उसने गहरी आवाज में कहा, ये बच्चे मेरी जिम्मेदारी थे, मैंने उन्हें अनुशासन सिखाया। अमित चीख पड़ा, तुमने उन्हें मार डाला। विजय मास्टर की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। दीवारों पर लगे नाम चमकने लगे और बच्चों की आवाजें तेज हो गईं। तभी रवि ने देखा कि एक नाम सबसे अलग चमक रहा है, विजय शर्मा। उसने समझ लिया कि विजय मास्टर खुद भी इसी जगह का कैदी था जिसने अपने दर्द को दूसरों पर उतार दिया था। रवि ने जोर से कहा, तुम भी इन्हीं में से एक हो। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। बच्चों की आवाजें धीमी पड़ गईं। विजय मास्टर के चेहरे पर दर्द और पछतावे की झलक आई, लेकिन वह ज्यादा देर नहीं टिकी। उसने छड़ी जमीन पर मारी और चीख कर बोला, अब बहुत देर हो चुकी है। कमरे की छत दरकने लगी। एक तरफ से हल्की रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई बाहर जाने का रास्ता हो। बच्चों की परछाइयां दो हिस्सों में बढ़ गईं। कुछ ने रास्ते की ओर इशारा किया और कुछ विजय मास्टर के पीछे खड़ी रहीं। अमित ने कांपती आवाज में कहा, हमें भागना होगा अभी। लेकिन सवाल यह था, क्या वे सच में इस जगह से निकल पाएंगे या यह स्कूल उन्हें भी हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर लेगा। स्कूल की पुरानी इमारत के अंधेरे गलियारों में चुप्पी और भी घनी हो गई थी।
हर कोई अपनी सांसों की आवाज सुन सकता था। रिंकू, अजय और मीरा, जो अभी तक छिपकर देखते रहे थे, अब धीरे धीरे मुख्य हॉल की ओर बढ़े। उनकी आंखों में डर था, लेकिन जिज्ञासा ने उन्हें रोकने नहीं दिया। जैसे ही वे हॉल में पहुंचे, अचानक एक पुरानी झूलती कुर्सी अपने आप हिलने लगी। अजय ने धीरे से कहा, ये कैसे हो रहा है? रिंकू ने सर हिलाया, कुछ तो है यहाँ, और ये कोई मजाक नहीं लग रहा। मीरा के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई और बोली, हमें देखना ही पड़ेगा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। वे हॉल के बीच में पहुंचे और वहीं उन्होंने देखा एक सफेद साड़ी में बुजुर्ग महिला की परछाई, जो धीरे धीरे दीवार के पास चली जा रही थी। उसका चेहरा अंधेरे में झलक रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हवा में ठंडा एहसास फैल गया। रिंकू ने धीरे से फुसफुसाया, ये वही है, वही जिसकी बातें हम सुनते आए हैं। जैसे ही महिला ने अपनी आवाज में धीरे धीरे कुछ कहा, पूरा हॉल गूंज उठा। उनकी आवाज मानो सीधे दिल में उतर रही थी। यहाँ रात में न आओ, नहीं तो जो देखा वो छुपा नहीं रहेगा। अजय, मीरा और रिंकू डर के मारे पीछे हट गए। उनकी धड़कनें तेज हो गईं और अंधेरे में हर आवाज भयावह लग रही थी। फिर अचानक एक जोरदार हवा चली और महिला की परछाई हवा में घुल गई। हॉल में केवल सन्नाटा और ठंडी हवाओं का शोर रह गया। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। रिंकू ने कांपते हुए कहा, हमें अब तुरंत बाहर निकलना चाहिए। अजय और मीरा तुरंत सहमत हुए। जैसे ही वे मुख्य दरवाजे की ओर भागे, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। हॉल का अंधेरा और खामोशी कुछ और ही कहानी कह रहा था। बाहर निकलते ही उन्हें एहसास हुआ कि रात की यह घटना उनके जीवन भर के लिए यादगार और डरावनी बन गई। इस रात ने उन्हें सिखाया कि कभी कभी क्यूरियोसिटी का दाम डर और रहस्यों से मिलता है। आप लोगों से मेरा सवाल है, अगर आप ऐसे स्कूल में अकेले होते तो क्या आप अंदर जाते या तुरंत बाहर भागते? जो सही जवाब देगा उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा।